ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया ना, एक क्लास हो गया ना, अब दूसरा क्लास ग्रेविटेशन चल रहा है ना, ठीक है। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड लिखो, ग्रेविटेशनल फील्ड, और क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्या टॉपिक का नाम है, ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, देखो, जिसके वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट होता है उसको सोर्स मास कहा जाता है, ठीक। ग्रेविटेशनल फील्ड बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड ही जैसा है, ये भी फील्ड दिखाई नहीं देता है। अब मान लो कोई मैग्नेट रखेंगे तो मैग्नेट के अगल बगल क्या क्रिएट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा मैग्नेट को रखेंगे या दूसरा आयरन पार्टिकल को रखेंगे तो क्या लगेगा, उसके ऊपर फोर्स लगेगा, नहीं। ठीक उसी तरह से सोर्स मास भी क्या है कि सोर्स मास के चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट हो जाता है, एक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, हाँ। उस फील्ड को ऐसे चालू कर दो, उस फील्ड को क्या बोलते हैं, कर देगा ये, हाँ। तो सोर्स मास है, ये सोर्स मास के अगल बगल एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट हो जाता है, और उस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा पार्टिकल हम लाएंगे तो उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, नहीं। ग्रेविटेशनल डेफिनेशन लिखो, उसके बाद बता रहे हैं, लिखो, ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए रीजन, ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए रीजन अराउंड द सोर्स मास, ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए रीजन, और स्पेस कर लो, ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए रीजन और स्पेस अराउंड, रीजन और स्पेस अराउंड द सोर्स मास इन विच if we place a test mass, if we place a test mass, a force is experienced on it, a force is experienced on it, ठीक। देखो क्या हुआ, ये अगल बगल एक फील्ड क्रिएट कर लेगा, इस फील्ड के अंदर अगर कोई टेस्ट मास रखेंगे जिसके वजह से फील्ड जनरेट होता है उसको सोर्स मास कहा जाता है, तो यहाँ सोर्स मास हम m मान लिए, आज जिसके ऊपर हम टेस्ट करेंगे कि फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है उसको क्या बोला जाएगा, टेस्ट मास को आमतौर पर m0 से इंडिकेट करते हैं और सोर्स मास को m से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। सोर्स मास क्या होता है, जो फील्ड जनरेट करता है, जो फील्ड प्रोड्यूस करता है, और टेस्ट मास क्या होता है, जिसके ऊपर टेस्ट होता है कि फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बिजली चेक होता है, जैसे मान लो बोर्ड में लाइन है या नहीं है, तो कैसे चेक होगा, तो उंगली डाल देगा, टेस्टर से चेक होता है, नहीं, टेस्टर से अगर वो इंडिकेट करता है ब्लिंक कर रहा है इसका मतलब बिजली है। तो सब चीज़ को टेस्ट करने का एक इंस्ट्रूमेंट है ना, तो यहाँ पर वही इंस्ट्रूमेंट का नाम है m0, ठीक है। अगर इस पर फोर्स लग रहा है तो फील्ड है, और फोर्स नहीं लग रहा तो फील्ड नहीं है, क्योंकि फील्ड तो दिखाई देता नहीं, थोड़ी था ब्लू वाला है, हरा वाला है, लाल वाला है, ये तो फील्ड दिखाई देता ही नहीं है। फोर्स से ही पता चलता है कि फील्ड है या नहीं है। जैसे अर्थ के चारों तरफ एक फील्ड है, वो फील्ड दिखाई नहीं देता है, अरे बोलो। लेकिन फील्ड के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, जैसे मान लो एक बॉल को छोड़ेंगे तो वो गिरने लगता है, तो इसका मतलब लगता है कि हाँ फोर्स लग रहा है, तो फील्ड होगा तभी तो फोर्स लग रहा है। तो बात समझ में आ गया हो क्या रहा है। तो इसको डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए स्पेस और रीजन अराउंड द क्या, सोर्स चार्ज, सोर्स मास in which if we place a test mass a force is experienced on it। आगे लिखो, the magnitude and direction, the magnitude and direction of the gravitational field, the magnitude and direction of the gravitational field is called
ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय ई वेक्टर। इट इज डिनोटेड बाय क्या लिखा है? ई वेक्टर। ठीक है। मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज, आगे लिखो, मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट मास। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट मास। ठीक। तो किसी भी जगह पर क्या फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है, क्या फील्ड का डायरेक्शन होगा, क्या मैग्नीट्यूड होगा, उसी को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इसको क्या चीज़ से इंडिकेट करते हैं? ई से। तो मैथमेटिकली देखो ये डिफाइन किया जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट क्या? टेस्ट मास। ठीक, मतलब फोर्स को पहले फोर्स को टेस्ट मास से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड निकल जाएगा या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगा। फुल क्लियर? अच्छा, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर केजी? नहीं, न्यूटन पर केजी। अच्छा, इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं, क्योंकि न्यूटन का क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे में केजी है, केजी से केजी कट जाएगा तो बचेगा क्या? समझ में आया? न्यूटन को, न्यूटन बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी, हाँ, क्या होगा? केजी इंटू मीटर पर, और नीचे में क्या है? केजी है। ऊपर का केजी, नीचे का केजी कट जाएगा तो क्या बचेगा? तो इसका एक यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हो जाएगा। फुल क्लियर है? एक्सेलरेशन ही है एक तरह का, मतलब फील्ड निकालो, इसका मतलब ये एक तरह का क्या निकल रहा है? एक्सेलरेशन ही निकल रहा है। ठीक है। अब देखो क्या है कि जैसे मान लो एक मास है m, ठीक, हम लोग का टॉपिक है ई वेक्टर। हम जब भी ई वेक्टर लिखेंगे तो इसका मतलब क्या समझना कि ये पॉइंट, हाँ, मतलब ये वाला ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है। तो ई वेक्टर ड्यू टू पॉइंट मास। ठीक, तो एक ई वेक्टर ड्यू टू क्या है? पॉइंट मास। तो एक मास है m, और जो फील्ड जनरेट करेगा इसको क्या बोला जाएगा? सोर्स मास। तो ये सोर्स मास हो गया, और ये फिक्स्ड सोर्स मास हो गया, ये हिलने वाला नहीं है। और हमको x की दूरी पे क्या निकालना है, या r की दूरी पे फील्ड हमको निकालना है। कितना दूरी पे? r की दूरी पे। तो r की दूरी पे फील्ड निकालना है, इस पॉइंट P ले लेते हैं, और ये फिक्स्ड है, ये हिलने वाला नहीं है। अब फील्ड लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमको क्या लिखना होगा? टेस्ट मास। अरे बोलो, फील्ड लग रहा है कि कैसे पता चलेगा? टेस्ट मास। तो एक टेस्ट मास हम रख देंगे। तो टेस्ट मास आमतौर पर हम लोग लेते क्या है? ठीक, टेस्ट मास होता क्या है? टेस्ट मास इज वन टाइप ऑफ ए प्रोपोज्ड मास विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है। टेस्ट मास क्या है? इट इज ए व्हाट? प्रोपोज्ड मास विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बोल क्लियर है? टेस्ट मास को कैसे डिफाइन करेंगे, समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो क्या है, तो हम लोग ई वेक्टर बराबर होता क्या है? एफ वेक्टर बाई व्हाट? एम नॉट। एफ क्या है? जो एम नॉट पे फोर्स लगेगा। ठीक है। तो एम नॉट पे जो फोर्स लगेगा, तो फोर्स भैया कितना लगेगा बताओ? तो फोर्स का जो वैल्यू होगा कितना होगा? तो कैन वी से जो फोर्स लगेगा, तो जी एम नॉट बाई क्या? आर स्क्वायर, और ये क्या होगा? जी एम बाई ऐसे, और यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा फोर्स का? तो ये तो अट्रैक्ट करेगा ना, इट इज ऑलवेज क्या? अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव के लिए हम लोग माइनस आर कैप लगा दे। ये डायरेक्शन क्या बताएगा? फोर्स का डायरेक्शन डिवाइडेड बाई क्या होगा? एक एम नॉट ये भी है, तो ये एम नॉट हो गया। तो ये एम नॉट से ये एम नॉट कट गया, तो बोलो क्या आएगा? तो ई बराबर जी एम बाई, और इसका डायरेक्शन होगा ऐसे। ठीक। तो हम लोग क्या सीखे कि ई बराबर जो आया, ये पॉइंट मास है, ये पॉइंट P है, और r दूरी पे निकाले, और ये फिक्स्ड लिए थे ना। ठीक। तो इसका जो वैल्यू आया कितना आया? तो जी एम बाई आर स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड पार्ट आ गया। बोल क्लियर? और इसका जो डायरेक्शन पार्ट होगा ऐसे, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग माइनस आर कैप।
क्लियर? नहीं आया समझ में? तो क्या देख रहे हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड पार्ट है, दिस पार्ट इज व्हाट, मैग्नीट्यूड पार्ट, एंड दिस पार्ट इज डायरेक्शन पार्ट। अगर मैग्नीट्यूड पार्ट देखेंगे तो ई वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड पार्ट है वो कितना है, GM/r², और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। नहीं, जबकि डायरेक्शन वाला अगर बात किया जाए तो डायरेक्शन क्या है, रेडियली इनवर्ड। अरे बोलो, डायरेक्शन क्या है, तो मैग्नीट्यूड पार्ट है GM/r² और डायरेक्शन पार्ट है रेडियली इनवर्ड, ठीक। और अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। बोल क्लियर है? अब इसके रिस्पेक्ट में अच्छा एक चीज देखो, फाइनल जो एक्सप्रेशन आया क्या ये m0 पे डिपेंड कर रहा है, तो ई वेक्टर इज व्हाट, इंडिपेंडेंट ऑफ m0। इसका मतलब कि ई वेक्टर इज ओनली एंड ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ क्या, हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स मास। मतलब कि मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी दोनों का दोनों किस पे डिपेंड करता है, सोर्स मास। इसको टेस्ट मास से कोई लेना देना नहीं है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है इज ओनली एंड ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ क्या, सोर्स मास, ठीक। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ m0, ठीक। तो याद रखना इसका जो मैग्नीट्यूड पार्ट होगा वो GM/r² होगा, जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा, और डायरेक्शन पार्ट जो है वो रेडियली इनवर्ड होगा। कहाँ दिक्कत, ठीक है। अब कैसे कैसे क्या करेंगे, देखो कहीं भी निकालना हो तो जैसे मान लो ये सोर्स मास जो फील्ड जनरेट करता है उसको क्या बोला जाता है, सोर्स मास। तो अगर मान लो कि हमको यहाँ पर निकालना है, इस जगह पर r दूरी पे, तो करेंगे क्या, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक ए सर्किल, एक सर्किल बना देंगे, समझ में आ गया? और बोलो अच्छा, मैग्नीट्यूड पार्ट जो होगा, डायरेक्शन पार्ट क्या होगा, तो इसके रेस्पेक्ट में, इस सेंटर के रेस्पेक्ट में रेडियली इनवर्ड होगा ऐसे, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, बोल। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड पार्ट क्या होगा, तो हाँ, तो GM/r²। मैग्नीट्यूड तो आसान है, तो मॉड ऑफ ई ये हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन जो है हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू स्फीयर टुवर्ड्स द सेंटर होगा या रेडियली इनवर्ड होगा। टफ लगा क्या, बोलो तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर बोला जाए ऐसे। अगर यहाँ निकालना है या मान लो यहाँ निकालना है, तब क्या होगा, ऑलवेज व्हाट, यू ड्रॉ ए स्फीयर, हमेशा स्फीयर बनाएंगे, और विथ रेस्पेक्ट टू स्फीयर ये क्या होगा बताओ, रेडियली इनवर्ड। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि डायरेक्शन इज व्हाट, ऑलवेज रेडियली इनवर्ड, और मैग्नीट्यूड पार्ट इज व्हाट, GM/r²। बोल क्लियर है? कहाँ दिक्कत, ठीक है। अब वंस फील्ड इज कैलकुलेटेड तो फिर फोर्स निकालना आसान होगा। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो अभी हम लोग जैसा कि डेफिनेशन पढ़ें, ई वेक्टर बराबर भैया होता है F क्या, m0। नहीं आया समझ में? अब F वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, m0 इंटू ई। तो हम क्या देख रहे हैं कि F वेक्टर जो है ये डॉट प्रोडक्ट है कि क्रॉस प्रोडक्ट है, क्या है, ये ना डॉट है ना क्रॉस है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। डॉट प्रोडक्ट में भी a और b दोनों वेक्टर ही होता था, और क्रॉस में भी a और b दोनों नहीं, इसमें एक स्केलर है दूसरा, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को क्या बोला जाता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्या बोलते हैं। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है कि अगर ये पॉजिटिव होगा, मतलब k गुना a लिखते हैं ना, तो अगर k पॉजिटिव होता है तो a और b सेम डायरेक्शन होता है, और k अगर नेगेटिव होता है तो एंटी पैरेलल होता है। तो m0 तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो m0 ऑलवेज पॉजिटिव है, तो कैन वी से कि f का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा पैरेलल टू क्या होगा, e होगा। जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का होगा, या जो फोर्स का होगा वही फील्ड का होगा। बोल क्लियर है? चार्ज में वहाँ दो बात होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाता है, तो वो अलग कहानी है उसका, लेकिन मास में एक ही चीज़ है, पॉजिटिव ही होता है। तो जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, फोर्स का होगा। कहाँ दिक्कत, नहीं आया समझ में, ठीक। अब फोर्स जो है डिपेंड्स ऑन, पहला एक तो ई पे डिपेंड करेगा, और दूसरा m0 भी करेगा। जितना ज़्यादा m0 होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा उस फील्ड की वजह से।
और ई क्या है, तो ई हम ऐसा कर सकते हैं कि एम नॉट को छोड़ के पूरे ब्रह्मांड में, नॉट ओनली इंडिया एंड पाकिस्तान, पूरे ब्रह्मांड में जितना भी सोर्स बॉडी है सबके चलते का ये फील्ड है। ठीक, एम नॉट को छोड़ के बाकी जितना भी ऑब्जेक्ट्स है सबका रिजल्टेंट ये फील्ड ई है। नहीं है समझ में? तो वो सारे फील्ड के चलते जो फोर्स लगेगा उसका इतना होगा। तो फोर्स जो है दो बात पे डिपेंड करेगा, ई पे और एम नॉट पे। और ई किस पे डिपेंड करेगा? और ई जो है ये चीज डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन सोर्स मास एम। देख रहे हैं? तो फोर्स जो है एम पे भी डिपेंड करेगा, एम नॉट पे भी डिपेंड करेगा। नहीं आया समझ में? बोल क्लियर है? अच्छा, तो इसका मतलब अगर देखो हम ऐसा कर सकते हैं कि देखो अगर मान लो ये पॉइंट मास एम है, ठीक, ये पॉइंट पी है, बताओ ये फिक्स्ड है, ये बताओ फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो फील्ड का डायरेक्शन ऑलवेज किधर होता है? रेडियली इनवर्ड। तो बताया जाए फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ऐसे होगा। नहीं आया समझ में? क्लियर? इस तरफ फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? ऐसे, ऑलवेज रेडियली इनवर्ड। रेडियली इनवर्ड है, देखो तो सर स्फीयर बनाओ, यस, स्फीयर बनाओ, यस। नहीं आया समझ में? आया? और इसका जो मैग्नीट्यूड पार्ट है, तो मैग्नीट्यूड पार्ट में ई बराबर क्या होता है? तो जी एम बाई एक्स स्क्वायर। तो अगर ई वर्सेस एक्स का जो ग्राफ देख रहे हैं तो हमको ग्राफ बनाना है, तो ई का जो मैग्नीट्यूड पार्ट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? स्क्वायर ऑफ एक्स है। नहीं है समझ में? ठीक, अब जैसे से x का वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे, देखो e का वैल्यू मॉड ऑफ e इतना आ गया। इफ यू पुट x इक्वल टू व्हाट? 0, तब e का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इन्फिनिटी या टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर सकते हैं। इसका मतलब जहाँ पर पार्टिकल, वहीं जहाँ पर x का 0 का मतलब क्या है कि जहाँ पर पार्टिकल रखा हुआ है ठीक उसी जगह हमको फील्ड निकालना है। जहाँ पर पार्टिकल रखा हुआ है ठीक उसी जगह पर हमको फील्ड निकालना है। तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो उस समय फील्ड एक्सट्रीमली लार्ज होगा, बहुत ज़्यादा होगा, टेंडिंग टू इन्फिनिटी कहेंगे। x डिस्टेंस है, हाँ, टेकन फ्रॉम m। m जो है मतलब x जो है यहाँ पर डिस्टेंस है फ्रॉम m। डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से? बोल क्लियर है? नहीं आया समझ में? तो x बराबर 0 तो e बराबर इन्फिनिटी। और अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, बहुत सेवरल किलोमीटर दूर पर x का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा, तब e का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक रहा है? और फिर जैसे से x बढ़ेगा, जैसे से x बढ़ेगा तो e का मैग्नीट्यूड क्या होगा? घटेगा। x इंक्रीजेस, e डिक्रीजेस। बोल क्लियर है? अब हमको देखो ग्राफ बनाना है कि e वर्सेस x का ग्राफ कैसा होगा। वी आर इंटरेस्टेड टू मेक क्या? ग्राफ e वर्सेस किसका? x का। और ग्राफ बनाने के लिए देखो हम लोग कहीं भी, जब भी ग्राफ बहुत सारा हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग ग्राफ में ना कन्वेंशन क्या यूज करेंगे? कन्वेंशन यूज्ड टू ड्रॉ ग्राफ। हर जगह क्या क्या होगा? पहला, राइटवर्ड फील्ड को पॉजिटिव मानेंगे, राइटवर्ड ई को क्या मानेंगे? पॉजिटिव। लेफ्टवर्ड ई को क्या मानेंगे? नेगेटिव मानेंगे। यही यूज करना है। राइटवर्ड फील्ड को पॉजिटिव मानेंगे और लेफ्टवर्ड फील्ड को नेगेटिव मानेंगे। ठीक, और याद रखना फील्ड का वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी पे 0 होता है। बोल क्लियर है? और जहाँ x का वैल्यू 0 मतलब जहाँ पार्टिकल रहता है, जहाँ पार्टिकल, वहाँ पर फील्ड का वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी होता है। ठीक, तो ये 3-4 चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमको ग्राफ बनाना रहता है। क्या क्या? जहाँ पार्टिकल रखा हुआ है, पहले बताओ, जहाँ पार्टिकल, वहाँ फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हमेशा 0 होगा। इनवर्स स्क्वायर को लगेगा, x बढ़ेगा, फील्ड घटेगा। ठीक, उसके बाद राइटवर्ड फील्ड को क्या मानना है? पॉजिटिव। और लेफ्टवर्ड फील्ड को, सारा बात समझ में आ गया? ये सारा हम लोग फॉलो करेंगे ग्राफ बनाने के लिए। अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा। देखो जहाँ पर ये है ना, जहाँ पर ये रखा हुआ है उसी को ऑरिजिन मान ली, x बराबर 0, और इधर हम e ले लिए और इधर क्या ले लिए? x ले लिए। ठीक, बोल क्लियर है? अब ग्राफ कैसा होगा? तो जैसे हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाते थे ना, उसी टाइप का शकल सूरत का होगा।
लेकिन इसमें स्क्वायर ऑफ एक्स है तो इसमें वेरिएशन थोड़ा और ज़्यादा ही होगा, बट मोटा मोटी शकल सूरत वैसा ही रहेगा। बोल क्लियर है? तो बताओ तो कैसे क्या होगा। एक चीज़ बताओ, एक्स के ऊपर बनना चाहिए कि एक्स, फील्ड कैसा है इसके इधर, लेफ्टवर्ड है कि राइटवर्ड है? लेफ्टवर्ड है, तो ये रहा लेफ्टवर्ड। लेफ्टवर्ड के लिए ई नेगेटिव यूज होगा। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, देखो ये लाइन है, इस लाइन के इधर एक्स पॉजिटिव होता है, इस लाइन के इधर एक्स, समझ में आया? एक्स उधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अब आ जाओ, एक्स के ऊपर ई पॉजिटिव होगा और एक्स के नीचे ई, बस समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पर क्या देखा जाए कि हमको इधर बनाना है ना, तो इधर बनाना है तो लेफ्टवर्ड है, लेफ्टवर्ड के लिए ई नेगेटिव कि पॉजिटिव? नेगेटिव। तो एक्स के ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा? नीचे बनेगा। अब नीचे बनेगा, पार्टिकल यहीं पर रखा हुआ, तो यहाँ पर फील्ड इन्फिनिटी होगा, और इन्फिनिटी पे फील्ड हमेशा क्या होगा? हाथ से बता दो कैसा ग्राफ बनेगा। हाँ वेरी गुड, ऐसे टाइप का। देखो क्या इस टाइप से यहाँ से ऐसे होगा, ना यहाँ टच करेगा ना यहाँ टच करेगा। यहाँ टच करने का मतलब ई का वैल्यू फाइनाइट हो जाना, फाइनाइट तो नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर? तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो ई का वैल्यू टेंडिंग टू 0, और इस जगह पर जब x का वैल्यू 0 हो गया तब क्या होगा? ई का मैग्नीट्यूड नहीं आया समझ। तो x के उधर ग्राफ समझ में आ गया। x के इधर ग्राफ मतलब क्या होगा? ऑरिजिन के इधर ग्राफ। देखो पहले पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। अपवर्ड कि डाउनवर्ड? अपवर्ड। हाथ से बताओ कैसे बनेगा? क्लियर, समझ में आ गया। यहाँ टच नहीं करेगा, यहाँ टच नहीं करेगा, चार जगह टच नहीं करेगा, जहाँ पर पार्टिकल रहता है वहाँ पर कभी नहीं टच करेगा, और इन्फिनिटी पे हमेशा क्या होगा? कभी नहीं टच करेगा, ठीक, क्योंकि इन्फिनिटी पे हमेशा फाइनली फील्ड क्या होना है? बोल क्लियर है? तो ये ग्राफ बना है किसके चलते? पॉइंट मास के चलते। मैग्नीट्यूड पार्ट हमेशा ही क्या होगा? gm/r² या x²। कहाँ दिक्कत? अच्छा, अगर बहुत सारा पॉइंट मास होगा तो हम लोग देखो क्या है कि जैसे मान लो इफ सुपर पोजीशन प्रिंसिपल, सुपर पोजीशन प्रिंसिपल दैट इज एसपी बोले तो सुपर पोजीशन प्रिंसिपल। एक अगर पॉइंट मास है तो निकाल लेंगे, अगर बहुत सारा पॉइंट मास होगा तो कैसे कैसे करेंगे बताओ। देखो अगर मान लो m1 है, m2 है, m3 है, m4 है, ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर हमको फील्ड निकालना है, ये पॉइंट P है जहाँ हमको फील्ड निकालना है। जहाँ पर फील्ड निकालना रहता है उसको ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहते हैं। जहाँ पर फील्ड निकालना रहता है वहाँ ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहते हैं। तो बताओ फील्ड क्या होगा? तो देखो इस पॉइंट पे इसके चलते इधर होगा, ऐसे इस पॉइंट पे इसके चलते इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा, ठीक। अगर सिंपली जोड़ रहे हैं तो स्केलर एडिशन होगा, E1 E2 E3, ऐसे नहीं करना है। कैसा? चूंकि फील्ड स्केलर क्वांटिटी के वेक्टर है, वेक्टर है, इसका डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन किधर होता है? रेडियली इनवर्ट होता है, तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ई वेक्टर इज व्हाट, यहाँ लिख सकते हैं ई वेक्टर इज ए, हाँ, ई इज ए व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर। तो हमको अब कैसा, चूंकि वेक्टर है तो वेक्टर का सारा रूल को फॉलो करेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो ई वेक्टर बराबर E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर, और ये सिलसिला चलता रहेगा। कैसा एडिशन हुआ? वेक्टर एडिशन। और इसमें ये बात को हम लोग फॉलो करेंगे, तो फील्ड ड्यू टू दिस मास विल डज नॉट चेंज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस पार्टिकल। अगर हम इसके वजह से निकाल रहे हैं तो ये रखा हुआ तो ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा, वही वाला प्रॉपर्टी जो हम लोग फोर्स में पढ़े थे ना, कि फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल डज नॉट चेंज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर पार्टिकल नियर बाई इट, ठीक। उसी तरह से अगर M1 के चलते निकाल रहे हैं तो जो होगा ये इस सब के रखने की वजह से जो है, जो मैग्नीट्यूड है वही रहेगा, जो डायरेक्शन वही है। अगर मान लो इसके वजह से निकालना तो बाकी रहने की वजह से इसके अपने इंडिविजुअल फील्ड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सब है तो सब की वजह से होगा, और सब की वजह से जो रिजल्टेंट निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? तो वो वेक्टर एडिशन से निकलेगा, ठीक। तो यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि व्हाट इज E1 E2 E3 E4, ये सब सारा क्या है? दीज आर द इंडिविजुअल वेक्टर। ये क्या है सारा? और ई वेक्टर क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर। बोल क्लियर है? कहाँ दिक्कत? ठीक है, तो हमको बस वेक्टर एडिशन करना है।
वी हैव टू डू क्या, वेक्टर एडिशन। बोल क्लियर है? कहाँ दिक्कत, देख लो। ठीक है, तो अगर देखना पड़ेगा सबका अलग अलग निकाल के और हम वेक्टरली ऐड कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। क्या है न्यूट्रल पॉइंट और कैलकुलेट, देखो क्या क्या है टॉपिक। तो हमको दो चीज़ हम यहाँ सीखेंगे, एक न्यूट्रल पॉइंट निकालना और दूसरा ग्राफ बनाना। तो क्या है, मान लो एक पार्टिकल m1 है और ये m2 है, दोनों का दोनों फिक्स्ड है। ठीक है, ये क्या है, बोथ पार्टिकल आर फिक्स्ड, ये भी फिक्स्ड है और ये भी फिक्स्ड है। क्लियर है? और दोनों के बीच का जो दूरी है वो r ले लो। ठीक है, तो न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ रिजल्टेंट फील्ड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। नहीं, जहाँ रिजल्टेंट फील्ड जीरो हो जाए। अच्छा, यहाँ पर फील्ड जो आएगा वो दो के चलते आएगा, पहला के चलते और दूसरा के चलते है। तो अगर दो वेक्टर ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं कि अगर दो वेक्टर ए और बी और दोनों का रिजल्टेंट अगर जीरो होना है तो ए इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस बी। इसका मतलब कि ये नेगेटिव वेक्टर हो गया। नेगेटिव वेक्टर का प्रॉपर्टी क्या होता है, मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। इसका मतलब हम E1 प्लस E2 अगर जीरो हो रहा है तो इसका मतलब E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस E2। इसका मतलब कि एक फील्ड दूसरे फील्ड को तभी कैंसिल आउट कर पाएगा, रिजल्टेंट फील्ड तभी जीरो हो पाएगा जब दोनों एक दूसरे को मतलब मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन अपोजिट हो। तो ये कहाँ हो सकता है, तो ये पॉइंट, तो इस लाइन को छोड़ के हमें इसी पूरा होल इन्वर्स में निकालना कि कहाँ न्यूट्रल पॉइंट होगा। तो ये तो यहाँ नहीं होगा इस लाइन को छोड़ के, क्योंकि अगर मान लो हम यहाँ देखते हैं तो इसका फील्ड इधर होगा और उसका फील्ड इधर होगा। हमेशा फील्ड का डायरेक्शन रेडियल इनवर्ड होता है। तो ये और ये, तो क्या इसका रिजल्टेंट जीरो हो पाएगा, नहीं। रिजल्टेंट जीरो होने के लिए नेगेटिव वेक्टर हो गया, मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो डायरेक्शन तो अपोजिट हो नहीं पाएगा, डायरेक्शन जहाँ अपोजिट होगा वहीं दो कंडीशन होता है, डायरेक्शन अपोजिट और मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, E1 एंटी पैरेलल टू E2 पहली बात, और दूसरी बात क्या, E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो E2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, है ना। तो देखो अब देखते हैं, तो ये तो होगा नहीं। अच्छा, इसके इधर होगा, इधर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके वजह से फिर फील्ड इधर होगा और M2 के वजह से भी इनवर्ड होगा। तो जब दोनों वेक्टर एक ही तरफ होगा तो कैन वी से दैट कि यहाँ रिजल्टेंट जीरो हो सकता है, नेवर, कभी नहीं जीरो होगा, ऐड हो जाएगा फील्ड। उसी तरह इस तरफ भी फील्ड क्या होगा, ऐड ही हो जाएगा। तो बीचे में कहीं ना कहीं पॉसिबल है। अब मान लो थोड़ा देर के समझने के लिए चलो लेते हैं M2 ग्रेटर देन M1 कर देते हैं, तो फील्ड बीच में भी जीरो नहीं होगा क्योंकि ये हैवी है ना। तो किधर होगा, हमेशा लाइटर की तरफ जीरो होता है। तो लाइटर मतलब इधर ही जीरो होगा। तो मान लो यहाँ न्यूट्रल पॉइंट ले लेते हैं, न्यूट्रल पॉइंट N से इंडिकेट कर रहे हैं, ये मान लो A है, ये B ले लेते हैं। तो यहाँ पर मान लो फील्ड जीरो है, तो फील्ड पता है कैसे जीरो हुआ, फील्ड कैसे जीरो हुआ, देखो M1 के चलते फील्ड क्या हुआ, लेफ्ट साइड, क्लियर है। और M2 की वजह से फील्ड किधर हुआ, राइट साइड हुआ ना। M1 की वजह से लेफ्ट साइड, M2 की वजह से राइट साइड। तो डायरेक्शन अपोजिट हो गया, एक कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड जो है बराबर होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड बराबर कर देते हैं, तो ये दूरी तो यहाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तब हम लोग क्या करेंगे बताओ, तो x की दूरी पे तो हम लोग लिखेंगे क्या बताओ। तो यहाँ पर हमको ऐसा लिखना पड़ेगा कि E1 का मैग्नीट्यूड E2 का, तो E1 का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, E2 के बराबर। अब बताओ मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे इसके वजह से, तो Gm1 बाई वॉट, एक्स स्क्वायर है ना। और इसके वजह से बोलो तो ये x है, तो ये दूरी क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा Gm2 बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है। बहुत जगह न्यूट्रल पॉइंट का जरूरी पड़ता है, आगे जाके बहुत जगह जरूरी पड़ेगा, तो ये सीखना पड़ेगा। अब G से G कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर मत कर देना, तो लेंदी हो जाएगा। क्या करेंगे, बस स्क्वायर रूट ले लेना। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, तो अंडर रूट M1 बाई एक्स इक्वल टू क्या, अंडर रूट M2 बाई r माइनस एक्स, ऐसे होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देते हैं तो कितना आ जाएगा, M1 r माइनस अंडर रूट M1 इंटू एक्स इक्वल टू वॉट, अंडर रूट M2 इंटू, तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा बताओ, कितना आएगा। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर क्या है कि जहाँ से x निकालना है वहीं का मास है एक। देखो ये तो x आया ना, अब r माइनस एक्स क्या होगा, r माइनस एक्स क्या होगा, तो x का वैल्यू आ चुका है, तो x का वैल्यू यहाँ बिठाएंगे तो r माइनस दिस वैल्यू, तो एलसीएम लेगा तो रूट M1 से रूट M1 वाला पार्ट कट जाएगा, रूट M2 वाला बच जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इतना से हो जाएगा M2r बाई सॉल्व करने से M1 प्लस वॉट M2 ऐसा। अब एक चीज़ देखो याद रखना भी आसान, r बाई अंडर रूट M1 प्लस M2 दोनों में है,
लेकिन इसमें M1 है और इसमें M2 है। तो जहाँ से निकालना है, x कहाँ से लिया गया है, यहाँ से, तो जहाँ से लिया गया है वहीं का मास ले रहे हैं। नहीं समझा? मतलब ये ज़्यादा होगा तो x का वैल्यू भी ज़्यादा होगा, M2 ज़्यादा होगा तो r माइनस x का वैल्यू भी ज़्यादा होगा। बोल क्लियर है? ये याद रखना। बाकी r/√m1 + m2 पार्ट दोनों में है। क्लियर है? तो यही लोकेशन आ गया, यही न्यूट्रल पॉइंट हो गया। अब इसका डायरेक्शन देखो क्या होगा, सॉरी, अब इसका मतलब ना क्या हम देख रहे हैं कि अगर हमको इसको ग्राफ बनाना होगा तो पहले पार्ट पार्ट इसको डिवाइड कर देंगे। तो देखो क्या हो रहा है, सुनो, ये तुम्हारा M1 है और बोलो ये पॉइंट A है, ये क्या है B है, और ये यहाँ पर पार्टिकल फिक्स्ड है M2 है। अब यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट है, नहीं ये क्या है, न्यूट्रल पॉइंट, जहाँ फील्ड का वैल्यू क्या है, 0 है। अब कैसे कैसे डिवाइड होगा, इस तरफ फील्ड का क्या होगा बताओ, तो ये दोनों का फील्ड राइट ही ना होगा, M1 की वजह से भी राइट और M2 की वजह से भी राइट। तो बोलो रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट अब अगर हम रिजल्टेंट बनाते हैं तो राइट होगा, बिल्कुल होगा। इसके इधर रिजल्टेंट क्या होगा बताओ, तो M2 की वजह से लेफ्ट और M1 की वजह से भी लेफ्ट, दोनों वेक्टर एक ही तरफ जुटेगा। तो बोलो क्या होगा, इधर ऐसे हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट हो गया, फील्ड 0 हो गया। अच्छा, इस एरिया में किसका फील्ड ज़्यादा होगा, 1 का कि 2 का, तो याद रखना जिसके सामने रहते हैं उसी का वर्चस्व ज़्यादा होता है। तो हम लोग इसमें कहेंगे तो इस समय जो, हाँ, तो लेफ्ट होगा, क्योंकि M1 ग्रेटर देन M2 है और M1 की वजह से लेफ्टवर्ड है कि राइटवर्ड है, लेफ्टवर्ड है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट भी लेफ्टवर्ड हो जाएगा। ये समझ में आया? मतलब इस एरिया में अगर रिजल्टेंट लिखना होगा तो E1 - E2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, E1 - E2, क्योंकि इसके सामने में है तो जिसके सामने रहता है, जिसके सामने रहता है उसका फील्ड उसी का ज़्यादा होता है। अब जिसके सामने रहेगा उसी का ना होगा, ये तो स्वाभाविक बात है। अच्छा, इस एरिया में किसका ज़्यादा होगा, 2 का। तो अगर रिजल्टेंट लिखना होगा तो क्या लिखेंगे कभी भी, E2 - E1 करेंगे। क्या करेंगे, E2 - E1। अब हम इसको ग्राफ बनाना, ग्राफ बनाते वक्त देखो क्या क्या बात ध्यान देना है। ग्राफ बनाते वक्त साइन कन्वेंशन लेना है। साइन कन्वेंशन में क्या लेते हैं, राइट साइड E को पॉजिटिव मानते हैं और लेफ्ट साइड को नेगेटिव मानते हैं। और पॉजिटिव हम लोग कैसे लेंगे, तो x के ऊपर फील्ड पॉजिटिव मानेंगे और x के नीचे फील्ड नेगेटिव। याद हुआ, राइट को क्या माना जाएगा, पॉजिटिव, लेफ्ट को क्या माना जाएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव कब लेना है, x के ऊपर, जैसे y और x बनाते हैं ना, तो x के ऊपर y पॉजिटिव होता है और x के नीचे y नेगेटिव होता है, तो y ही तो यहाँ पर फील्ड लेना है, y की तरफ ही तो फील्ड लेना है। नहीं आया समझ में आया? तो x के ऊपर y पॉजिटिव, x के ऊपर नीचे, x के नीचे y नेगेटिव। इसका मतलब x के ऊपर e पॉजिटिव माना जाएगा और x के नीचे e नेगेटिव माना जाएगा। तो देखो ग्राफ कैसे कैसे बनेगा। अब मान लो किसी को भी ऑरिजिन मान लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़, ग्राफ बनाते समय ना ऐसे हम लोग डॉटेड बनाते हैं ताकि हमारा हाथ फिसले नहीं। ऐसे क्यों करते हैं, ताकि हमारा हाथ फिसले नहीं। आदमी इंसान जाते हैं ना, नहीं तुरंत फिसल जाता है, ठीक है, हर चीज़ में फिसल जाता है आदमी, तो वो काम ना फिसले नहीं, इसीलिए हमको डॉटेड ले लेते हैं ताकि हम पार्ट पार्ट ग्राफ को डिवाइड कर सकें। अब किसी को मान लो, चलो इसको हम लोग x एक्सिस ले लेते हैं। अब तुम ऑरिजिन इसको भी ले सकता है, इसको भी ले सकता है, इसको किसी को भी ले सकता है, इससे कोई इशू नहीं है। जैसे मान लो हम इसी को ऑरिजिन मान लेते हैं और ये E रखना है y एक्सिस में और इधर क्या रखना है, तो E क्या है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के चलते, और x क्या है, डिस्टेंस टेकन, नहीं x इज डिस्टेंस ऑलवेज अलोंग द x एक्सिस, और रिजल्टेंट E है, E का जो वेरिएशन है, E हमेशा ऑलवेज अलोंग x एक्सिस है। ये दूसरे जगह का फील्ड नहीं है, ये x एक्सिस के ऊपर ही कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पे फील्ड है। क्लियर है? अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा। अब ग्राफ देखो आराम से बना सकता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। E बराबर यही नहीं होता है, E बराबर Gm/r²। तो ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ग्राफ, तो जैसे इन्वर्स वाला होता है वैसे ही बनेगा। तो एक चीज़ बताओ, ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा। याद रखना फील्ड का ग्राफ बनाते समय या 2-3 चीज़ याद रखना। इन्फिनिटी पे फील्ड हमेशा क्या होगा, 0। इन्फिनिटी पे हमेशा फील्ड, न्यूट्रल पॉइंट पे फील्ड 0 होगा, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट उसी को कहते हैं जहाँ फील्ड 0 होता है। इन्फिनिटी पे 0 होगा। क्लियर है? अच्छा, जहाँ पार्टिकल रखा हुआ वहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0, और समथिंग डिवाइडेड बाई 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो जहाँ पार्टिकल रखा हुआ है वहाँ फील्ड क्या हो जाएगा, इन्फानाइट होगा। नहीं, जहाँ पार्टिकल रखा हुआ वहाँ फील्ड क्या होगा, इन्फानाइट होगा। तो बोलो कैसे कैसे क्या बनेगा बताओ। तो देखो पहले बताओ, x के ऊपर कि x के नीचे, राइट साइड है, ऊपर होगा। अच्छा, और इन्फिनिटी पे टच नहीं करेगा क्योंकि इन्फिनिटी पे 0 होगा, और जहाँ पार्टिकल M1 है वहाँ भी टच नहीं करेगा। तो बोलो हाथ से बताओ ग्राफ कैसा बनेगा, बोलो बोलो। हाँ, वेरी गुड। इसका ग्राफ जो है ऐसे बन जाएगा। देखो जहाँ M1 है वहाँ टच नहीं करेगा और इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब बताओ इस एरिया में बना सकते हैं, यस। ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा, नीचे बनेगा, और इस एरिया में ऊपर बनेगा, और ना यहाँ टच होगा ना यहाँ टच होगा। तो बताओ हाथ से कैसे होगा, बताओ।
नीचे बनेगा। देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देखो इसका ऐसे न्यूट्रल पॉइंट हो गया और ये ऐसे थे, टच करवाएं ना ऊपर यहाँ पर टच ना यहाँ पर, क्यों? क्योंकि वहाँ पार्टिकल रखा हुआ है, वहाँ से डिस्टेंस का दूरी क्या हो जाएगा, इन्फानाइट, मतलब डिस्टेंस 0 हो गया तो फील्ड इन्फानाइट हो जाएगा। अब बताओ इस एरिया में क्या होगा, एक्स के ऊपर कि एक्स के नीचे? लेफ्ट साइड है, नीचे बनेगा, क्योंकि ये जो है फील्ड नेगेटिव हो गया ना। पॉजिटिव के लिए राइटवर्ड और नेगेटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए राइटवर्ड लेना है ना, हाँ, और राइटवर्ड के लिए हम लोग एक्स के ऊपर, और लेफ्टवर्ड मतलब फील्ड नेगेटिव, और नेगेटिव के लिए एक्स के नीचे। क्लियर है, याद हो गया? तो बताओ ऊपर कि नीचे? नीचे बनेगा, वेरी गुड। तो ये नीचे होगा फील्ड ऐसे। अच्छा, इस एरिया में फील्ड क्या लिखेंगे बोलो? E1 माइनस E2 माइनस E1, समझ में आया? यहाँ पर क्या होगा? E1 माइनस E2 होगा, और यहाँ पर E1 बराबर E2। अच्छा, इस एरिया में क्या होगा? E1 प्लस E2, नहीं समझा? इस एरिया में क्या होगा? E1 प्लस E2। इस एरिया में क्या होगा? इसमें भी E1 प्लस E2 होगा, या E2 प्लस E1, जो भी करना है, दोनों। नहीं समझा? पार्ट पार्ट क्लियर हो गया? अब इससे फ़ायदा क्या है कि खाली हम पार्टिकल लेंगे ना, देखो सुनो, अगर मान लो सपोज, अब मान लो ये 4 kg ले लेते हैं, ठीक है, M2 ले लेते हैं 16 kg। हम ऐसा ले रहे हैं ताकि परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए। ये 240 मीटर बल्कि ले रहे हैं। कहेगा न्यूट्रल पॉइंट बताइए, कहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट होगा? न्यूट्रल पॉइंट किधर होगा? तो बीचों बीच तो नहीं होगा, बीचों बीच नहीं ना होगा, किधर होगा? इसके इधर होना चाहिए। देखते हैं, डिस्टेंस से पता चल जाएगा। तो अगर मान लो ये दूरी x है, ठीक है, तो बोले x का वैल्यू क्या होगा? तो रूट अंडर M1 मतलब 2 हो गया, और ये हो गया 240, और रूट M1 2 प्लस रूट M2 16 का परफेक्ट 4 ना, तो 4 और 2 6, और ये क्या हो गया 6 चक 24 ऐसे। तो बोलो x का वैल्यू कितना आ गया? 80 मीटर। नहीं आया समझे? और y का वैल्यू 240 माइनस x करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 240 माइनस ये करेंगे तो कितना हो जाएगा? 160 मीटर हो जाएगा। तो 160 प्लस 80 कितना हो गया? 240। तो देखो पार्ट समझ में आ चुका होगा कितना? पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। तो देखो अगर मान लो, तो हम लोग कैसे समझेंगे? ये 16 kg है, इसको हम ये कर दे फटाफट, 4 kg। न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पर आ गया नहीं, और न्यूट्रल पॉइंट से ये दूरी कितना हो रहा है फटाफट से बोलो? 80 मीटर। ये कितना? 160 मीटर नहीं। अच्छा, अब इसका इधर फील्ड राइटवर्ड होगा, इधर हाँ लेफ्टवर्ड होगा। ये भी क्लियर है, याद हो गया? यहाँ पर ये दोनों के बीच में क्या होगा? रिजल्टेंट लेफ्टवर्ड। E1 माइनस E2 लिखेंगे। ये दोनों के बीच में क्या होगा? E2 माइनस E1 लिखेंगे। ग्राफ फटाक से बनाओ, कैसे बन जाएगा बता? बोलो। x के ऊपर के नीचे? ऊपर, वेरी गुड। फिर ऐसे करके ले रहा और फिर ले रहा, देखो कितना फटाफट बन जाता है। नहीं आया समझ में? आगे कैसे क्या करना है, ठीक है? अच्छा, अब अगर यहाँ पर भी स्पेशल केस पुट करेगा कि इफ़ स्पेशल केस में, अगर स्पेशल केस में अगर M1 बराबर M2 है, तब क्या होगा बताओ? तब x का वैल्यू देखो, ये रूट M1 हो जाएगा, और लेट इट इक्वल टू थोड़ा देर के लिए m ले लेते हैं। तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा? रूट m प्लस रूट m, 2 रूट m, ऊपर का रूट m और नीचे का रूट m कट जाएगा। तो बोलो क्या आएगा? r/2, और यही हमारा r माइनस x का वैल्यू भी वही होगा। इसका मतलब न्यूट्रल पॉइंट क्या हो जाएगा? बीच में नहीं। तो ये रहा m, ये रहा m, और बोलो, और यहाँ न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा। e का वैल्यू क्या होगा? 0। क्या फटाफट ग्राफ बना सकते हैं? यस। कैसे बनेगा फटाक से बोलो तो? इसका इधर, इसके इधर बोलो, इसके बीच में लेफ्ट साइड, इसके इधर राइट साइड, इसके इधर लेफ्ट साइड। फटाफट ये ऐसे होगा। ये बीचों बीच एकदम बिल्कुल सिमेट्रिकल ग्राफ होगा ये वाला। पहले नॉन सिमेट्रिकल था, पहले क्या था? इधर खींचा हुआ था, देख रहा है, और इधर क्या हो जाएगा? ऐसे। तो देख रहा है, ये सिमेट्रिकल ग्राफ टाइप का बन रहा है। इसका ये और ये वाला, ये बिल्कुल दोनों का मुंह उल्टा है। ये भी बिल्कुल सिमेट्रिकल है, ये भी ग्राफ सिमेट्रिकल है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर ये और ये दोनों का अलग अलग, मतलब कर्व वैसे ही टाइप का होगा, ऐसा ही टाइप का होगा, लेकिन सिमेट्रिकल नहीं होगा। एग्जैक्ट इसका मिरर इमेज नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये इसका मिरर इमेज है, और ये वाला भी इसी तरह से। क्लियर है? कहाँ दिक्कत नहीं आया समझ में? आ गया? ठीक है। ऐसे हम लोग क्या सीखें? ई वेक्टर बराबर क्या होता है? E1 वेक्टर प्लस E2 प्लस E3 प्लस क्या? ये सोन। व्हाट इज E1, E2, E3? दीज आर द इंडिविजुअल ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। और E क्या है?
हाँ, रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड। बोल क्लियर है? प्रॉब्लम में देखो क्या है कि एक स्क्वायर है ऐसे, इसके वर्टिसेस से पार्टिकल ऐसे रखा हुआ, ठीक है। पार्टिकल का मास कितना है? तो 4m है, 3m है, 2m है और ये क्या है? m है, ठीक है। नाम मान लो दे दो A, B, C और ये क्या? D। हाँ, तो स्क्वायर का साइड का लेंथ कितना है? A है और सारा पार्टिकल फिक्स्ड है, ऑल आर क्या? फिक्स्ड। करना क्या है? फाइंड E वेक्टर कहाँ पर? ये O ले लेते हैं, O पे निकालना, नहीं क्या निकालना है? E वेक्टर O पे, इस जगह पर, ठीक। स्क्वायर है, साइड का लेंथ A है, M, 2m, 3m, 4m लगा। तो हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यही ना करेंगे। तो हाउ मेनी वेक्टर्स आर देयर? तो देखो A के चल, देखो हमको ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ पर है? अभी हम लोग जैसे सीखे कि जैसे मान लो कि ये पार्टिकल M है और पॉइंट P पे निकालना है, ठीक। तो अगर P यहाँ पर है तो फील्ड का डायरेक्शन P पे हम लोग किधर देखेंगे? रेडियली इनवर्ड। नहीं, हमको ये रेडियली इनवर्ड किस जगह पर बनेगा? जहाँ हमको निकालना है, नहीं, जहाँ हमको निकालना है वहाँ पर डायरेक्शन होगा रेडियली इनवर्ड। बोल क्लियर है? तो देखो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ ना है, जहाँ पर फील्ड हम निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यही हमारा ऑरिजिन है, ये इस जगह पर है ऑब्जर्वेशन पॉइंट। और इसको एक्स एक्सिस ले लो और इधर वाला को क्या ले लो, और ये O है। इस चॉइस को फॉलो करना है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे क्या? तो हमको लिखना होगा वेक्टर एडिशन करना है, तो EA वेक्टर प्लस व्हाट? EB, फटाफट बोलो। EC, फिर क्या होगा? ऐसे। अब EA क्या होगा? तो EA वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे होगा, नहीं ऐसे नहीं, रेडियली इनवर्ड। EB बोलो किधर होगा? ऊपर कि नीचे? ऊपर। अरे बोलो, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे हमको फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड। इनवर्ड गया? यस। यहाँ पर बोलो ऐसे, ये EC होगा और यहाँ बोलो ED होगा, ठीक। EA का लेंथ थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा वेक्टर है, तो इसको हम थोड़ा और बढ़ा के भी ले सकते हैं। ये दोनों के, ये थोड़ा सा छोटा होगा, ये और छोटा होगा, और सबसे ज़्यादा छोटा कौन होगा? क्यों? क्योंकि हम लोग ये भी पता है कि लेंथ ऑफ द वेक्टर के प्रोपोर्शनल में होता है। इसका लेंथ ऑफ द एरो जो है, जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ज़्यादा लेंथ ऑफ द एरो होता है। तो हम लोग लेंथ वाइज ऐसे शो भी कर सकते हैं, नहीं आया समझ में? तो सबका डायरेक्शन समझ में आ गया। अब बताओ ये तुम्हारा कौन सा वेक्टर है? ये है। ये का वैल्यू क्या होगा बताया जाए? तो मैग्नीट्यूड पार्ट क्या होगा? G 4m डिवाइडेड बाई क्या? तो ये सारा जितना है सब बराबर होगा ना? अरे बोलो। अब ये वाला क्या है? तो इसको x ले लिया जाए थोड़ा देर के लिए, ये वाला पार्ट x, तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो कैन वी राइट x की जगह डायरेक्ट a/√2, ठीक। तो बोलो Gm बाई, हम अभी x के रिस्पेक्ट में सारा चीज़ लिख रहे हैं, तो बोलो क्या होगा? G 4m इंटू एक्स स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड पार्ट हो गया। डायरेक्शन बोला जाए फटाक से, प्लस आई कैप कि माइनस आई कैप? प्लस आई कैप, सही है। B वाला मैग्नीट्यूड G इंटू 3m बाई और प्लस जे कैप, ऐसे। C वाला बोलो G 3m बाई क्या? अच्छा 2m, हाँ, तो 2m बाई एक्स स्क्वायर, डायरेक्शन माइनस आई कैप, फिर Gm बाई एक्स स्क्वायर, डायरेक्शन नीचे है ना, तो माइनस के वो आई कैप, के वो जे कैप, ठीक। अब देखो क्या होगा, देखो आई कैप और आई कैप, तो 4 में से 2 गया 2, और 3 में से 2 गया, ये भी 2 हो गया। तो क्या हम G 4 में से 2 गया 2, 3 में से 1 गया, तो क्या हो गया? G 2m एक्स स्क्वायर आई के प्लस जे के, ठीक। अच्छा E वेक्टर बराबर G 2m एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट करो, तो a स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? तो ये वैसे हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आई कैप प्लस, तो बोला जाए
4gm बाई वॉट, ए स्क्वायर आई कैप प्लस जे कैप। अब हाउ मेनी वेक्टर्स आर देयर यहाँ पर? दो, एक आई कैप किधर गया? इधर, और दूसरा किधर जाएगा? इधर। तो ये हो गया तुम्हारा, जितना मैग्नीट्यूड इसका है उतना ही मैग्नीट्यूड आई कैप है। तो ये दोनों वेक्टर कितने एंगल पे है? 90 डिग्री पे है। तो पाइथागोरस का रूल को क्या करेगा? फॉलो करेगा। तो ये देखो आई कैप और जे कैप का मॉड कितना हो जाएगा? तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 2। तो रूट 2 आई कैप प्लस जे कैप का मॉड क्या होगा? तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, तो मैग्नीट्यूड पार्ट क्या होगा बताओ? तो 4gm बाई ए स्क्वायर और आई कैप प्लस जे कैप का मॉड रूट 2 हो जाएगा। ये कैसे आया? अंडर रूट आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये ना होता है, दो वेक्टर 90 डिग्री पे है तो पाइथागोरस का रूल को फॉलो करता है, यही हुआ। तो क्या देख रहे हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड पार्ट आया वो कितना आ गया? इतना। और डायरेक्शन पार्ट क्या होगा? तो ये दोनों वेक्टर का लेंथ सेम है तो डायरेक्शन बीचों बीच जाएगा, यस। तो इसका मतलब नेट डायरेक्शन जो होगा इस फिगर के रिस्पेक्ट में ऐसे होगा, ठीक। कहाँ दिक्कत? अच्छा, अगर हम मान लो इस जगह पर m0 अगर रख देंगे तो फोर्स किधर लगेगा? तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर m0 गुना ये ना होता है। तो इफ m0 इज प्लेस्ड कहाँ पर? एट O, तो फोर्स निकालिए, फाइंड F वेक्टर। बोल बनेगा कि नहीं बनेगा? तो कितना होगा? F बराबर m0 ठीक। अच्छा, फिर बोलेगा कि ठीक इसी समय जब रखे ना उसी मोमेंट पे एक्सेलरेशन भी निकालिए। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ऐसे, तो m0 इंटू ए बराबर क्या हो जाता है? देखो, तो m0 से m0 कट गया, तो इसका मतलब क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं, इसका मतलब ही तुम्हारा क्या है? एक्सेलरेशन भी है, ठीक। कहाँ दिक्कत? तो कैसे हम बनाए? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से नहीं, करना क्या है? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। देखो, सुनो क्या है, देखो एक तुम्हारा घड़ी है, ठीक, क्लॉक, और इसका डायल जो है देखो कैसे कैसे है, ऐसे। तो बोलो, ये डायल हो गया। अब ये सब में देखो इस जगह पर इस डायल पे m रखा हुआ है, 2m, 3m, 4m, 5m, ये क्या 6m, यहाँ पर बोलो 8m, 9m, फिर बोलो 10m, यहाँ क्या हो जाएगा 11m, और लास्ट में ये 9। और ये तुम्हारा सेंटर हो गया। फाइंड डायरेक्शन किसका? खाली डायरेक्शन बताना, मैग्नीट्यूड नहीं बताना, किधर इसका डायरेक्शन होगा। तो जितना पार्टिकल होगा उतना वेक्टर्स होगा। तो हाउ मेनी वेक्टर्स विल बी देयर? 12। अब कौन कैसे वेक्टर होगा देखो, तो इसका क्या होगा? तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे बताओ? देखो, हाँ, g गुना 12m बाई वॉट? हाँ देखो, g गुना 12m बाई क्या होगा? एक्स स्क्वायर। मान लो x दूरी ले लेते हैं, सपोज रेडियस क्या ले लेते हैं, ये r ले लो, तो g 12m इंटू आर स्क्वायर होगा, डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होगा। और इसका कितना होगा? जी हाँ, 6m इंटू आर स्क्वायर। क्या ये दोनों वेक्टर अपोजिट है? तो वेक्टर रूल को फॉलो करेगा, तो फॉलो करेगा तो क्या होगा? 12m में से 6m। तो क्या हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा 12m में से 6m गया तो किधर जाएगा? ऊपर कि नीचे? ऊपर। तो क्या ऐसे कर सकते हैं? कितना आएगा? हाँ, तो g, हाँ ऐसे आया। लेट दिस डिनोटेड बाई क्या? ई से डिनोट कर रहे हैं, उस ई का वैल्यू है क्या? ई नॉट से कर लो, उस ई नॉट का वैल्यू कितना है? g 6m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक। चलो रहने देते हैं। तो ये वाला सलट गया, अरे बोलो। उसके बाद देखो इधर 7m है तो इसका फील्ड इधर होगा, उधर m है तो 7m में से m गया तो फिर 6m। तो क्या इसका वैल्यू भी वही होगा? इसका वैल्यू भी ई नॉट होगा। 8m 2m बोला जाए, हाँ 6m, 9m 3m 6m, देख रहा है 10m
अच्छा ये इधर जाएगा 10m 4m क्या होगा, और 11m - 5m ऐसे। हाउ मेनी वेक्टर्स आर देयर बताओ, और सबका मैग्नीट्यूड यही होगा, सबका बराबर बराबर, तो सबका E0 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 और ये भी क्या हो जाएगा E0। अब यही सबका क्या निकालना है, रिजल्टेंट, यही सबका क्या निकालना है। अब देखो कैसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये दोनों को सलटाते हैं, इसको और इसको, तो क्या ये दोनों का लेंथ बराबर है, तो वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट बीचों बीच जाएगा, तो रिजल्टेंट इसका ऐसे चला जाएगा, बीचों बीच जाएगा। ठीक उसी तरह इसका और इसका रिजल्टेंट फिर बीचों बीच जाएगा, क्योंकि दो वेक्टर जब होता है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो क्या होता है, रिजल्टेंट पूरे एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो पूरे एंगल को बाइसेक्ट करेगा। फिर इसका ये पूरे एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो ये भी तो उधर है ना गया, तो सबका रिजल्टेंट किधर गया, ये दोनों का भी रिजल्टेंट इधर ही गया, ये दोनों का भी रिजल्टेंट इधर ही गया, और ये दोनों का भी रिजल्टेंट इधर ही गया। ठीक है, नहीं समझ में आया, तो ये दोनों के बीच में तो 9 है 10 है, तो किधर, तो आंसर क्या होगा, किसके तरफ गया, 9:30 बजे की तरफ। ठीक, AM होगा कि PM होगा, सुबह में बनाओ तो AM, रात में बनाओ तो PM। ठीक, तो ये वाला भी हो गया कि फाइनली आया तो किधर आया, तो बस वेक्टर का खेल है। अगर मान लो सबको जोड़ रहे E0 E0 इन सबको जोड़ दो 6 E0, तो 6 E0 में अगर आंसर इसको बोलेंगे तो क्या गलती हम कर रहे हैं, सबका कैसा एडिशन कर रहे हैं, स्केलर एडिशन। स्केलर एडिशन गलत हो जाएगा, करना क्या है, तो बस वेक्टर एडिशन करेंगे तो यही आएगा। बोल क्लियर है, सबका मैग्नीट्यूड कुछ भी आ जाए बट रिजल्टेंट क्या होगा ये समझ में आ रहा है।